अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं ये वीडियो सेमेस्टर 1 के लिए बना रही हूँ। सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस था, सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक जो सिलेबस था वो मैं बता चुकी हूँ इससे पहले की वीडियो में। आज मैं सेमेस्टर 1 सिलेबस का पहला जो पॉइंट है उसमें हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है रिकन्स्ट्रक्शन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सोर्स एंड अप्रोच ऑफ हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिकन्स्ट्रक्शन में क्या आता है। तो सेमेस्टर 1 का जो पहला है उसमें पहली तारीख के बारे में हमको पढ़ना है। उसमें हम देखेंगे जो तारीख में हिस्ट्री को हम लोग कितना हिस्से में तकसीम किया हुआ है, तो डिवाइड किया हुआ वो देखेंगे। तो पहले देखेंगे कितना हिस्से में तकसीम किया हुआ है, तो 2 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहला हिस्सा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया के बारे में हम पहले तारीख को पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया की तारीख के आलम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसी भी तारीख को बदलने जैसे इस एंशिएंट हिस्ट्री है। एंशिएंट हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री है। मेडिवल से मॉडर्न जाने में क्या लगता है, क्या नहीं लगता है। तो इन सब का जो एंशिएंट से मॉडल हो रहा है, मॉडल हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री में जा रहा है, मेडिवल से मॉडर्न में जा रहा है। तो इन सबसे पहले जो आता है वो है ज्योग्राफियाई में तब्दीली होता है। उसके बाद सियासी में तब्दीली होता है। उसके बाद सकाफती कल्चर में, उसका मजहबी, इन सब में तब्दीली आता है। उसके बाद उस तब्दीली को देख के हम वो जो ये है हिस्ट्री है, एंशिएंट से मिडिवल हो जाएगा। मिडिवल में जो हो रहा है वो उसमें उसी तरह का तब्दीली आएगा। ज्योग्राफिया में तब्दीली आएगा, सियासी में तब्दीली आएगा, कल्चर में तब्दीली आएगा। तो वो जिस तरह तब्दील होगा वो एरा जो है वो भी तब्दील हो जाएगा, जो मिडिवल से मॉडर्न हो जाएगा। इसी तरह सबसे पहला जो हिस्ट्री है वो है एंशिएंट हिस्ट्री। वो बहुत ही पुराना है। उसको जानने के लिए हम लोग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए हम लोग जो पहले ज़माने में जो इंसान थे जो लिखने पढ़ने नहीं जानते थे, या फिर ज़मीन खोद के जो हम लोग को औजार मिले हैं, सिक्के मिले हैं, जो भी मिले, उससे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि उस दौर में इंसान कैसे रहते थे, कैसे कौन सा खाना खाते थे, क्या करते थे, उसकी मजहबी हालात कैसी थी, सियासी हालात कैसी थी, ज्योग्राफियाई हालात कैसी थी, उन लोगों का कल्चर क्या था। उन्हीं चीज़ों से जो चीज़ हम लोग को खुदाई के दौरान मिले हैं, या फिर जो किताब है, मजहबी किताब है, जो बाहर से फॉरेनर जो आए थे उन लोगों ने जो लिखा है, उस किताब से हम लोग को पढ़ के पता चलता है कि उस वक्त किस तरह के हालात थे, कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे, क्या नहीं। उस किताबों से या फिर जो सामान मिले हैं उस सामान से हम लोग को पता चलता है। तो सबसे पहला आता है एंशिएंट तब्दील होके हो जाता है मिडिवल हिस्ट्री तब्दील होके हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आ जाएगा पहले सोर्स आ जाएगा, उसके बाद इंस्क्रिप्शन आ जाएगा, उसके बाद कॉइन, उसके बाद मोनूमेंट्स एंड रिमेनिंग मटेरियल्स आ जाएगा। तो सोर्स में सबसे पहले आ जाएगा, जो सोर्स है वो रिलीजियस स्क्रिप्चर आ जाएगा, हिस्टोरिकल स्क्रिप्चर आ जाएगा। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ फॉरेनर है, हाँ, जो विदेशी जो आए थे उन लोगों ने जो लिखा है किताब, उनसे हम लोग को सोर्स मिलता है कि पहले के ज़माने की एंशिएंट हिस्ट्री किस तरह का था। उसके बाद आ जाएगा रिलीजियस में कौन कौन सा आता है सबसे पुराना। तो आ जाएगा वैदिक जो लिटरेचर है, उसके बाद जैन लिटरेचर है, उसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर है। वैदिक इज ऑल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया। सबसे पुराना लिखी हुई किताब है। वैदिक भी 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला आ जाएगा ऋग्वेदा, उसके बाद आ जाएगा सामवेदा, उसके बाद आ जाएगा यजुर्वेदा, उसके बाद आ जाएगा अथर्ववेदा। ऋग्वेदा जो है सबसे, उन चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे ज़्यादा कदीम है। आर्यों की समाजी जिंदगी का हाल ऋग्वेद से मासूल हुआ है। वेद के अलावा संस्कृत जबान के 2 अजीम अलीशान रज़ोमियाँ नज़्में महाभारत और रामायण भी उस ज़माने की तारीख पर रोशनी डालती है। इन दोनों किताबों से उस ज़माने की माशरात, इक़्तिसादी हालात और रस्म रवाज का पता चलता है। इस किताब में हर दर्जे के लोग का हालात तहरीर है। जैन मज़हब और बौद्ध मज़हब की किताब से हमें 5वीं और 6वीं सदी ईस्वी के हिंदुस्तान के सियासी हालात मालूम होते हैं। तो इसी तरह आ जाएगा जो यजुर्वेदा है, वो याद रखना है। वो ऋग वेदा का सबसे लास्ट वेदा है। ये जो सवाल में ये 2 ही सवाल पूछा जाता है कि सबसे पुराना स्क्रिप्ट कौन सा है। तो आ जाएगा ऋग्वेदा। और सबसे पहले
कदीम सब इन चारों में से ऋग्वेद सबसे ज़्यादा कदीम वेदा कौन सा है तो ऋग्वेद आ जाएगा, और सबसे लास्ट वेदा कौन सा है तो अथर्ववेदा हो जाएगा। इसके बाद हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा हमाशार मौर्य की लिखी चंद किताब भी कदीम हिंदुस्तान की तारीख पर हम रोशनी डालती है। इनमें से चंद शौकी उम्र भी है जिनमें कदीम हुक्मरानों की सियासी जिंदगी का हाल दर्ज है। अशोक घोष की लिखी किताब बुद्ध चित्र, बाण भट्ट की लिखी किताब हर्ष चित्र, संध्या का नंदी की लिखी किताब रामचरित्र, बलहन की विक्रमादेव चित्र है। दौरे कदीम के सिलसिले में हम तारीखी मालूमात फराहम करती है इस किताब में। उसके बाद आ जाएगा इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं जिनसे तारीख मवाद हासिल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कलहन की राजतरंगिणी जिसे 12वीं सदी में तरतीब दिया गया था। इस किताब में कश्मीर की तारीख दर्ज है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र मौर्यों की सियासी हाल पेश करती है। कालिदास के मुख्तलिफ ड्रामों से हमें बेशुमार कदीम बातों का इल्म हुआ है। उसकी लिखी किताब अभी जाना शकुंतला और रघुमेश गुप्तहद की मुख्तलिफ बातों से रोशनास करती है। हर्षवर्धन की लिखी किताब रत्नावली, प्रियादर्शिका और नागानंद से हर्षवर्धन के ज़माने की बातों का इल्म होता है। बंगाल के राजा देवपाल के ज़माने में अरबी सियासी और माहीपाल के ज़माने में अलमावी नामी अरबी सियासी हिंदुस्तान आए। उनकी तहरीर से हमें पालहद की मुख्तलिफ बातों का इल्म होता है। ऐसे बेशुमार शौकी उमरिया और सियाहत की तहरीर और तारीखी दस्तावेज़ हमें दस्ताब है। उनकी रोशनी में दौर माजी के हिंदुस्तान की तारीख मरतब करने में मदद मिलती है। इस तरह हम जो किताब में की नाम ली उस किताब को मैंने इंग्लिश में यहाँ पर ही लिख दिया है। जैसे एक साइड में बुक है उसका किसने लिखी ऑथर का नाम दिया हुआ है। जैसे हर्ष चित्र बाण भट्ट है, बुद्ध चित्र अशोक घोष है, रामचित्र का संध्या का नंदी है, विक्रमा देव चित्र का बेलहन है। इसी तरह राजतरंगिणी। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ फॉरेनर है, बेरूनी मुफ्करों और सिहाओं की बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनसे हमें मुख्तलिफ तारीखी मालूमात हासिल होती है। मैगस्थनी की लिखी किताब इंडिका और फॉर किंग फाइन की लिखी किताब से बुद्धों की राजा के बारे में पता चलता है। इसी तरह बंगाल के राजा देवपाल के ज़माने में अरबी सियाह सुलेमान और माहीपाल के ज़माने में अलमावी नामी अरबी सियाही हिंदुस्तान आए। उनकी तहरीर से हमें पालहद की मुख्तलिफ बातों का इल्म होता है। उसी तरह इंस्क्रिप्शन आ जाएगा एपिग्राफी। सैकड़ों हज़ारों की तादाद में कुतुब ज़मीन से बरामद हुए। ये सब चट्टानों पर, सेतुओं पर, पत्थर या धातु की तख्तियों पर, गारों की दीवारों पर है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को इंस्क्रिप्शन से पता चलती है। जैसे संस्कृत, पाली, मखलूत बोलियां या जनूबी हिंदुस्तान की ज़बानें तमिल, तेलुगु, मलयालम की अक्सर ब्राह्मी रस्म में जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। लेकिन बड़ी तादाद में ऐसे कुतबे भी है जो खरवष्टी रस्म में लिखी गई है जो अरबी और फारसी की तरह दाएं से बाएं लिखी जाती है। उन कुतुबों का मकसद किसी खास आदमी या फतह के कारनामों की यादगार कायम करना होता है। अशोक की किताब जिनमें उनकी इखलाकी ज़ाबतों का जिक्र मौजूद है, उसे पढ़े में सबसे पहले सरचिश्म परशव से कामयाबी हासिल की है। हरिसेन इलाहाबाद परास्ती समुद्रगुप्त के मुतालिक मालूमात फराहम करते हैं। नासिक परास्ती में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी और जूनागढ़ में प्राशास्ती में रोदामन का जिक्र मिलता है। कुतुबे तारीखों का तायीन करने में हमारी मदद करती है। बाज़ औक़ात गैर मुल्की कुतुबों से भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। कुतुबों में क्या है, जो पहले ज़माने में कोई भी राजा अगर
दूसरे राजा या फिर जंग हो रहा है तो जंग के दौरान अगर जीत गए तो वो जीतने का जो ऐलान होता था वो किसी पत्थरों में लिख देते थे। तो लिखने का जो अंदाज़ वो हम लोग को खोद के मिला और उससे जो हम लोग देखे तो उससे हम लोग को पता चला कि ये कौन सा ज़बान है। तो हम लोग को पता चला कि उस राजा के दौर में ये वाला ज़बान चलता था। तो इस तरह से पता चलता है कि कैसे गुप्ताहद में कौन सा ज़बान चलता था, देवपाल के ज़माने में कौन सा, पालाहद में कौन सा होता था, हड़प्पा सिविलाइजेशन में कौन सा ज़बान चली जाती थी। उसी जो खुदाई के दौरान हम लोगों को पत्थर या फिर जो पेड़ों में या फिर घर की दीवारों में जो लिखी गई है उससे हम लोग को पता चलता है कि उस ज़माने में कि राजा पढ़े लिखे थे या फिर किस तरह के पढ़े लिखे थे इसका भी इल्म होता है। जिस तरह अरबी ज़बान चलती है या फिर अरबी जो लिखी गई है बाहर से जो लोग आए हैं उन लोगों ने लिखा है। वहाँ के जो बड़े बड़े महल होते थे उसमें भी बहुत तरह की लिखावटें मिली है, जिससे पता चलता है कि उस ज़माने में किस तरह का बात बोली जाती थी, इस तरह का ज़बान चलता था। इसी कुतबे से हम लोगों को पता चलता है। उसके बाद आ जाएगा कॉइन्स जो है कॉइन्स से हमको काफ़ी सारी चीज़ों का पता चलता है कि पहले ज़माने में कौन सा कॉइन चला करता था। अगर चांदी का कॉइन चलता था तो उसका जो राजा उस दौर का जो राजा था उसका सियासी हालात, समाजी हालात और कल्चर के बारे में भी पता होता था। काफ़ी ऐसे राजा थे जो अपनी कॉइन्स में अपनी ही तस्वीर का प्रिंट करवाते थे, तो पता चलता था कि उस वक्त का राजा का कितना ज़्यादा अहम रोल है। और कॉइन्स का जो सबसे ओल्डेस्ट जो कॉइन वहाँ पर ही पाया गया वो पंचमार्क का कॉइन थे, वो सबसे पुराना कॉइन्स थे। और कॉइन्स जो होता था कॉपर अगर होता था, सिल्वर होता था, तो वहाँ की जो हालात ज़िंदगी किस तरह के हालात थे, सियासी हालात कैसे थे, पॉलिटिकल हालात कैसे थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को कॉइन से भी पता चलता है। मोनूमेंट्स भी काफ़ी अहम रोल अदा करती है हम लोग को एशियन हिस्ट्री जानने में। रिमेनिंग ऑफ एशियन स्ट्रक्चर एंड आर्टिकल्स लाइक बिल्डिंग, स्टेचू ऑफ स्टोन एंड मेटल्स, टेराकोटा, ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव pergament, poetry, etc. provide a great deal of valuable information. In fact, knowledge of prehistory and proto-history of India can only be derived for remaining materials. Prehistory और proto-history जो है वो remaining monuments इन सब से हम लोग को knowledge मिलता है। They are only monuments and remaining materials that place of history of India culture and among the most ancient civilization of world. Monuments and remaining से हम लोगों को उस वक्त हिंदुस्तान के उस वक्त की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में पता चलता है। देयर इज़ नो रिटन रिकॉर्ड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। उस वक्त जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थे उस वक्त का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन इन्हीं मोनूमेंट्स और रिमेनिंग से हम लोगों को वहाँ तब उस वक्त के हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। उसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा उस काफ़ी सारे इनसे हम क्वेश्चन चॉइस किए हैं, जिसका आप देख सकते हैं जो, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो सेमेस्टर वाइज में किस तरह का क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि मैम इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों का आता है। तो आप लोग उसको हमको कमेंट कर सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हम लोग अब फर्स्ट सेमेस्टर में तो क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। जो सेकेंड सेमेस्टर में है उन लोगों से आप मदद ले सकते हैं। मदद लेके आप उन लोगों से पूछ सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता था। और अगर वो आप लोग के पास है पहले से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और जो मैंने क्वेश्चन मैं शेयर की हूँ उसके बारे में आप बता सकते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऑफ इंडिया। हम पहले बताए कि ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऑफ इंडिया। व्हाट आर द टू फेमस रिलीजियस बुक ऑफ द बुद्धिस्ट। तो बुद्धिस्ट का सबसे ओल्डेस्ट दो किताबों का नाम है देवामिशा एंड महाभिषा आर द टू फेमस बुक ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियन फ्रॉम विच वी कम टू नो द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट कश्मीर।
एंशियंट कश्मीर के बारे में हमको किस चीज़ से पता चलता है? फ्रॉम राज तिरंगनी, रिटन बाय कल्हन की लिखी किताब राज तिरंगनी से हमको कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। हु रोट महाभाषा? पतंजलि रोट महाभाषा। महाभाषा किसने लिखी? हु रोट इंडिका? इंडिका किसने लिखी? इंडिका मेगास्थनी ने लिखी। इंडिका रोट मेगास्थनी रोट इंडिका। उसके बाद आएगा ड्राइंग विच रेन द चाइनीज ट्रेवल फाहिन कम टू इंडिया? फाहिन जो चाइनीज ट्रेवल थे वो किसके दौरे हुकूमत में इंडिया आए थे? द फेमस चाइनीज प्लीरूम फाहिन विजिट इंडिया ड्राइंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त डॉन। चंद्रगुप्त के दौरे हुकूमत में फाहिन चाइनीज जो ट्रेवल थे वो इंडिया आए थे। विच रेन डिन हिंग कम टू इंडिया? हिंग जो चाइनीज ट्रेवल थे वो किसके दौरे हुकूमत में इंडिया आए थे? हिंग वॉज ए चाइनीज ट्रेवल हु विजिट इंडिया ड्राइंग किंग हर्षवर्धन रेन। हर्षवर्धन के ज़माने में वो इंडिया आए थे। हाउ मेनी ईयर्स डिड हिंग स्टे इन इंडिया? हिंग जो इंडिया आए थे वो कितने दिनों तक रहे थे हिंदुस्तान में? अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स हिंग स्टार्ट हिज ट्रेवल एट द एज ऑफ 28 years in 1629 AD एंड ट्रेवल इन इंडिया फॉर 16 years। जब उसकी उम्र हिंग की जब उम्र 28 साल की थी तब वो इंडिया आए थे और 16 साल तक वो वहाँ रहे। हु आर द टू फेमस चाइनीज ट्रेवल कम टू इंडिया? दो चाइनीज ट्रेवलों के नाम बताइए जो इंडिया विजिट करने आए थे। द फेमस टू चाइनीज ट्रेवल हु कम टू इंडिया आर फाहिन एंड हिंग। विच इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द आर्यंस? आर्यंस का सबसे पुरानी किताब कौन सा है? ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द आर्यन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेदा? वेदा का क्या माने होता है? वेदा इज संस्कृत वर्ड फ्रॉम द रूट वेद मीनिंग टू नो। दस वेदा मीन्स नॉलेज और वाइजडम। उसके बाद आता है हाउ मेनी पुराणास? पुराणास कितने हैं? देयर आर 18 पुराणास। हु रोट अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र किसने लिखी? अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय कौटिल्य। कौटिल्य के जरिए अर्थशास्त्र लिखी गई। इन विच इज द लास्ट रिटन वेदा? कौन वेदा में सबसे लास्ट कौन सा है? द अथर्ववेदा इज द लास्ट रिटन वेदा है। तो हु रोट हिस्टोरिका? हिस्टोरिका रिटन बाय हेरोडोटस हु इज नो एज फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है? हेरोडोटस एज नो द फादर ऑफ हिस्ट्री। विच ग्रीक एम्बेसडर कम टू इंडिया कम टू कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त के दौरे हुकूमत में कौन सा ग्रीक एम्बेसडर था जो इंडिया आए थे? मेगास्थनी वॉज द ग्रीक एम्बेसडर हु विजिट कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के कोर्ट में आए थे मेगास्थनी। ये इतने सारे क्वेश्चन मैंने चॉइस किए हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आता है इस सिलेबस में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं तक होता है। इसके बाद का जो सिलेबस है